हेलो, माय नेम इज शिदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा की। और लाल सिंह चड्ढा इतनी बुरी तरह फ्लॉप क्यों हुई और डिजास्टर क्यों हो गई। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लाल सिंह चड्ढा के बारे में वो ये है कि लाल सिंह चड्ढा अतुल कुलकर्णी ने लिखी। अतुल कुलकर्णी एक खुद बहुत बड़े एक्टर हैं, थिएटर के एक्टर हैं। मैं इनसे खुद मिला भी हूँ। जब मैं लखनऊ में थिएटर करता था तो अतुल कुलकर्णी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतुल कुलकर्णी की हाइट उस वक्त मुझसे दुगनी थी और मतलब मैं देख के हैरान रह गया था कि एक्टर अच्छा इतने स्मार्ट होते हैं, इतने देखने में गुड लुकिंग होते हैं। तो वहाँ पे मैं अतुल कुलकर्णी से मिला था और यशपाल शर्मा से मिला था और एक दो एक्टर और थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उनसे मिला था। एंड आई वाज लाइक कि आई वाज मेस्मराइज्ड बाय देयर प्रेजेंस बिकॉज दे वर रियली रियली गुड लुकिंग एक्टर्स। एंड आई वाज लाइक कि मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। खैर एनीवेज, तो अतुल कुलकर्णी ने ये कहानी लिखी थी और ऐसा अतुल कुलकर्णी बताते हैं कि 14 साल पहले उन्होंने ये कहानी सुनाई थी आमिर खान को और उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी और वो बार बार उनके पीछे पड़े रहे और उसके बाद उन्होंने उस कहानी को ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद पिक्चर बननी शुरू हुई। तो अतुल कुलकर्णी ने बेसिकली ये पिक्चर फॉरेस्ट गंप नाम की एक पिक्चर है जिससे कॉपी की है। कॉपी इसलिए कहूँगा क्योंकि एंड वर्बैटिम कॉपी है पिक्चर इसकी। फॉरेस्ट गंप जो है वो 1994 में रिलीज हुई थी। एक पिक्चर है जिसमें टॉम हैंक्स थे और ये पिक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मेरे पापा ने मुझे सबसे पहली बार कंप्यूटर खरीद के दिया था विंट्रॉन का, तो जो पहली पिक्चर मेरे सिस्टम में पड़ी हुई थी जो मैं बार बार देखता था वो थी फॉरेस्ट गंप। और मैंने फॉरेस्ट गंप बहुत बार देखी है क्योंकि वो पिक्चर पड़ी हुई थी और जब मैं कुछ खाली होता था तो मैं वही पिक्चर देखने लग जाता था। 94 में फिल्म रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर थे रॉबर्ट जेमेकिस जिन्होंने बैक टू द फ्यूचर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। और ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स जिनको स्टीवन स्पीलबर्ग भी एंडोर्स करते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग ने इनकी फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। अगर स्टीवन स्पीलबर्ग किसी डायरेक्टर पर भरोसा करता है तो आप सोच सकते हो कि वो कितना अच्छा डायरेक्टर होगा। जो स्क्रीन प्ले है इसका वो एरिक रॉथ ने लिखा है। एरिक रॉथ जो हैं वो हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रीन राइटर्स माने जाते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं अपने स्क्रीन प्ले लिखने में पर बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखते हैं। फॉरेस्ट गंप जो थी वो टॉम हैंक्स की लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स थी। जब तक डाविंसी कोड नहीं आई थी, डाविंसी कोड से पहले जो टॉम हैंक्स के करियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी वो फॉरेस्ट गंप ही थी। अच्छा, फॉरेस्ट गंप जो फिल्म है वो एक्चुअली विंस्टन ग्रूम की एक नॉवेल है फॉरेस्ट गंप नाम से ही, उसके ऊपर बेस्ड है। हालांकि फिल्म में और नॉवेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैंने नॉवेल पढ़ी है, अपने कॉलेज टाइम में ये नॉवेल पढ़ी थी। उस नॉवेल का जो लैंग्वेज है वो भी वैसी ही है जैसे टॉम हैंक्स बोलते हैं, मतलब उसी लैंग्वेज में पूरी किताब लिखी हुई है। तो बड़ा ही कैजुअल टाइप की लैंग्वेज है, मतलब जैसे जो आदमी बोलता है वैसी ही लैंग्वेज है। तो फर्स्ट पर्सन में वो कहानी लिखी हुई है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रीड है और बहुत चर्चित नॉवेल थी उस टाइम पे क्योंकि उसमें ना एक जो स्टोरी है वो एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो थोड़ा सा स्लो है थिंकिंग में, जो डम नहीं है, जिसका आईक्यू लो है। तो जो मुझे लगता है कि गलती जो आमिर खान ने करी है इस पिक्चर में लाल सिंह चड्ढा में, वो सबसे मेजर गलती ये करी है कि उन्होंने इस कैरेक्टर को, जो लाल सिंह चड्ढा का कैरेक्टर है, वो फॉरेस्ट गंप को शायद समझ नहीं पाए। तो उन्होंने उस कैरेक्टर को थोड़ा सा पागल टाइप का दिखाया है, कुछ क्लाउन टाइप का दिखाया है। वो क्लाउन जैसी हरकतें करते रहते हैं, आंख मटकाना, इधर उधर देखना, बंदर की तरह देखना। पीके वाला जो कैरेक्टर है थोड़ा सा वो उठा लिया उन्होंने, इधर उधर से कैरेक्टर उठाया, बट वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल लगता है। पर फॉरेस्ट गंप मेंटली अनस्टेबल नहीं था। फॉरेस्ट गंप जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो थोड़ा सा स्लो है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है माइंड की थोड़ी स्लो है, जो मुझे बहुत मोटिवेट करता था जब मैं पिक्चर देखता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फॉरेस्ट गंप नाम का जो आदमी है ये कुछ भी कर सकता है, मतलब इसकी जो हैबिट की पावर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। अगर वो टेबल टेनिस खेल रहा है तो वो लगातार टेबल टेनिस खेलता रहेगा, अगर वो आर्मी में जा रहा है तो वहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो बिजनेस करने की कोशिश करता है तो वो उसको भी करता है। और उसके पीछे मेन कारण ये है बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थिंक सो मच बिफोर डूइंग समथिंग, ही डजंट थिंक टू मच बिफोर डूइंग समथिंग। तो दैट इज वन ऑफ द most brilliant thing of this character called Forrest Gump, that he doesn't think too much before doing something. He just keeps on doing it till it becomes successful for him, and that is the most beautiful part of him doing it and that character, because that character is very motivating actually. वो जब फिल्म आई थी फॉरेस्ट गंप तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, अभी इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, उतना इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट था ही ना के बराबर ही था बेसिकली, लोगों के पास फ़ोन नहीं थे। पर आज जब लाल सिंह चड्ढा आई है तो लोगों के पास फ़ोन भी हैं, लोगों के पास एक जो पेशेंस लेवल होता है वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से फिल्म नहीं चल पाई, क्योंकि लोगों के अंदर अभी उतना पेशेंस नहीं है कि वो 2.5 घंटा 3 घंटे की फिल्म को बैठ के देखें जहाँ कैरेक्टर स्टैब्लिश हो रहे हैं। पिक्चर बहुत ही स्लो मूव कर रही है और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लाल सिंह चड्ढा नहीं चली। अब जहाँ तक बॉयकॉट की बात आती है, जब मैं बॉयकॉट के बारे में सोचता हूँ तो मैंने भी शुरुआत से देखा ट्विटर पे हर जगह ट्रेंडिंग चल रहा है कि लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करो, क्योंकि 2015 में आमिर खान ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि
किरण राव को ऐसा लगता है कि इंडिया में रहना, इंडिया बहुत इंटॉलरेंट हो गया है, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी और उस 2015 में ही एकदम से उनको लगने लगा कि सब कुछ इंटॉलरेंट है, विच वेंट अगेंस्ट हिम। उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए थे, उससे पहले भी शेखर गुप्ता के साथ इनका कोई इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने इसकी बात की थी, गोधरा की बात की थी, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में ये बहुत उस टाइम पे बहुत ही एक्टिव थे और लगातार कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते थे। तो इस तरह की चीज़ें करते रहते थे आमिर खान पहले भी। फिर उसके बाद इनका एक शो आया सत्यमेव जयते, जिसमें इन्होंने समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करी कि कैसे हमारे समाज में गलत गलत चीज़ें होती हैं। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही सेलेक्टिव था, उसमें सिर्फ जो हिंदू रिलेटेड चीज़ें थी, जो रिचुअल्स हमारे हिंदू समाज में होते हैं उसी की बुराइयों के बारे में डिस्कशन हुआ था। जो मुसलमान या इस्लामिक समाज में डिस्कशन होते हैं उस बारे में डिस्कशन नहीं था, ऐसा मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने सत्यमेव जयते पूरा नहीं देखा है। ऐसे कुछ एक्विजिशंस इनके ऊपर लगाए गए। और उसके अलावा इन्होंने अभी जो रिसेंट वीडियो आया केबीसी में जिसमें नेशनल एंथम बज रहा है, उसमें सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने सैल्यूट नहीं किया। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमिर खान ने बीच बीच में बोली हैं, जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आमिर खान का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा एंटी इंडियन है या एंटी हिंदू है, और जिसके चक्कर में बॉयकॉट सारे चालू हुए हैं। अब मुझे नहीं इनिशियली इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता था, और मुझे पड़ता भी नहीं है बहुत ज़्यादा फ़र्क इनसे। मतलब एक एक्टर की अपनी एक ओपिनियन हो सकती है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, बट लोगों ने इसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और बॉयकॉट इस लेवल पे हुआ कि अभी वो फिल्म एक मेजर डिजास्टर हो गई। पहले दिन ही उस पिक्चर को देखने के लिए बहुत कम लोग गए, उसने सिर्फ 10 करोड़ का बिजनेस किया। पर डीप डाउन जब मैं इन सब चीज़ों को एनालाइज करता हूँ ओवर द टाइम, तो मुझे लगता है कि जो बॉयकॉट हुआ है उससे फिल्म को कोई भी असर नहीं पड़ा है, बहुत माइनर असर पड़ा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका है जो एक्चुअली फिल्में देखता है इन बॉयकॉट के बावजूद। क्योंकि पीके को भी बॉयकॉट किया था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी बॉयकॉट किया था, उसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं जिसको लगातार सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करते रहते हैं। पर अगर फिल्म अच्छी होती है तो वो चलती है। जैसे कि रमेश सिप्पी की जो फिल्म थी शोले, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने उसको ब्लॉक कर दिया था, नेगेटिव कमेंट किए थे। अगर आप शोले का रिव्यू पढ़ोगे जो खालिद मोहम्मद ने लिखा था उस टाइम पे, उसमें अमिताभ बच्चन का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन से सारे जर्नलिस्ट बहुत नाराज थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उन्हें कुछ बोल दिया था और सारे जर्नलिस्ट ने उनको बॉयकॉट कर दिया था। और अमिताभ बच्चन ने कभी उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी, और अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू लेने उन्होंने बंद कर दिए थे। पर बाद में अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि फिर उसके इंटरव्यू उन्होंने लेने शुरू कर दिए। तो कहने मतलब ये है कि अगर फिल्म अच्छी है तो वो चलेगी, फिल्म अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी। तो शोले के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि शोले पहले हफ्ते नहीं चली थी, और रमेश सिप्पी ने ऐसा सोचा था कि हम लोग चेंज कर देते हैं, अमिताभ बच्चन का जो सीन है उसमें उसको मारते नहीं है, वापस जिंदा कर देते हैं, गब्बर को मार देते हैं, क्योंकि उसको मारा नहीं था, उसको अरेस्ट करवा दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस देवर कंसिडरिंग, जो कि अगर आप अनुपमा चोपड़ा की जो किताब है द मेकिंग ऑफ शोले उसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोग चेंज करने की सोच रहे थे। वो लगातार मंदिर भी जा रहे थे, पूजा कर रहे थे, अमजद खान मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ते थे कि भैया पिक्चर को हिट करा दो, क्योंकि उनकी पहली पिक्चर थी। फाइनली एक हफ्ते बाद जब वो एकदम डिमोटिवेट हो गए और वो प्लान कर ही रहे थे शूटिंग का, तो एकदम से पिक्चर ने रफ्तार पकड़नी शुरू करी और पिक्चर चलनी शुरू हो गई। तो अगर पिक्चर अच्छी है तो चलेगी। और मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी, और देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पिक्चर एक्चुअली अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी पिक्चर को होना चाहिए उतनी अच्छी पिक्चर नहीं बनाई है। और रॉबर्ट जेमेकिस ने फॉरेस्ट गंप डायरेक्ट की थी। यहाँ पे अद्वैत चंदन जो सेकंड टाइम डायरेक्टर हैं, जो नोवाइज डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इतना अभी अच्छा बड़ा काम नहीं किया है, उनको फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दे दी है। और ही हैजंट डन दैट मच ऑफ ए गुड वर्क। फिल्म में सबसे मेजर एक प्रॉब्लम ये है कि फिल्म में क्लाइमैक्स तो है ही नहीं। अब वो क्लाइमैक्स तो फॉरेस्ट गंप में भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर क्योंकि फिल्म इतनी उस तरह से चल रही थी कि आप उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हो। पर मुझे जो चीज़ इरिटेट कर रही थी पिक्चर में, वो सही में वो जो थॉट्स हैं जो मैंने ट्विटर पे पढ़े थे, वो थॉट एक्चुअली आपके दिमाग में चलते हैं जब आप पिक्चर देखते हो। तो उसमें एक सीन है जिसमें जो फॉरेस्ट गंप में जो सीन है उसमें एक वॉर होती है। वॉर में जो टॉम हैंक्स है वो अपने कमांडर को, जो उसका टॉप कमांडर है, उसको बचाता है। एक जगह उसकी टांग में चोट लग जाती है तो उसको बचाता है। और हमारी लाल सिंह चड्ढा में ऐसा दिखाते हैं कि कारगिल वॉर हो रहा है और कारगिल वॉर में एक पाकिस्तानी को चोट लग जाती है और लाल सिंह चड्ढा उसको लेके चला आता है। बाद में वो इंडिया में रहने लग जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है जहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स का इलाज चल रहा है, सोल्जर्स का इलाज चल रहा है। उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ऐसा लगता है हमारी इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ़ है। और उसके बाद वो बाद में मिलता है आमिर खान को। आमिर खान उसके बाद बिजनेस करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, फिर वो वापस पाकिस्तान चला जाता है। एंटायर थिंग डजंट इवन मेक सेंस। मतलब कि ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कारगिल में हमारे सैनिक इतने सारे मरे थे, इतना मतलब डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस था एक इंडियन के लिए वो चीज़। और भले ही इंडिया पाकिस्तान को लेकर कोई कुछ भी बोले कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जो सरहद है, पर है ना,
लोग मर तो रहे हैं ना, सैनिक वहाँ पे जाके जब हमारे नेशन को डिफेंड करते हैं तो वहाँ से गोलाबारी होती है, किसी भी वजह से होती हो, पर हो रही है ना, पॉलिटिक्स की वजह से हो रही हो या किसी वजह से हो रही हो, वहाँ पे हो रही है ना, लोग मारे जा रहे हैं ना, तो आप बेसिकली सैनिकों का अपमान कर रहे हो एक तरह से देखा जाए तो आप ये बताने की कोशिश करोगे नहीं पाकिस्तानी लोग इतने अच्छे हैं वो हमें मार रहे हैं, वो पॉलिटिक्स की वजह से मार रहे हैं, वरना वो लोग तो बड़े अच्छे हैं, वो हमें मारना तो ना चाहते हैं, तो वो आदमी आके इनकी मदद ही करता है। बहुत ही बेवकूफ़ी का सिनारियो था वो, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे चेंजेस, स्टूपिड चेंजेस करने की क्या ज़रूरत थी। और ऐसे छोटे छोटे और भी मेजर चेंजेस हैं इस कहानी में, हालांकि मेजर नहीं कहूँगा मैं उनको, बहुत ही छोटे चेंजेस हैं, वो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं, तो वो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं जितने इंटरेस्टिंग फॉरेस्ट गंप पे दिखाए थे, जो जर्नी थी एक तरह कि यहाँ पे फॉरेस्ट गंप ने जाके दुनिया को चेंज किया। जैसे स्माइली है, स्माइली दुनिया को फॉरेस्ट गंप ने दिया था, तो उन्होंने दिखाया कि रूपा की बनियाइन जो है वो लाल सिंह चड्ढा लेके आए थे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नुआंसेस देने की कोशिश की है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है फॉरेस्ट गंप का वो उसको पकड़ नहीं पाए। जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक थिंकिंग है, जो उस कैरेक्टर को लेके है, जो बाकी कैरेक्टर्स को लेके है, वो उसको सही से पकड़ नहीं पाए या समझ नहीं पाए, या उन्होंने उस फॉरेस्ट गंप देखी नहीं। कई बार डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि मैं उस फिल्म को बहुत ज़्यादा नहीं देखूंगा ताकि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊँ उस पिक्चर से, तो शायद उस वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने वो चीज़ नहीं पकड़ पाए जो फॉरेस्ट गंप में थी। फॉरेस्ट गंप अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी, लाल सिंह चड्ढा आप देखोगे तो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। बहुत लोग अपोजिट में जाके जबरदस्ती तारीफ करने लगते हैं लाल सिंह चड्ढा की, कि लाल सिंह चड्ढा अच्छी है, ऐसी है वैसी है। अच्छे शॉट्स हैं, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, मुझे लगता है एडिटिंग बहुत गड़बड़ है पिक्चर की, बहुत स्लो एडिटिंग है पिक्चर की, और हेमंत भंडारी है शायद जिन्होंने एडिटिंग करी है पिक्चर की, एंड एडिटिंग इज स्लो, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है काट नहीं सकते थे, क्योंकि एक फ्लो था पिक्चर का, और सीन शूट ही बहुत ही स्लो तरीके से किए गए हैं। आमिर ने जो एक्टिंग करी है वो बहुत ही कैरिकेचरिश लगती है, वो ऐसी एक्टिंग लगती नहीं है कि कोई मतलब एक अच्छा एक्टर करा। जो टॉम हैंक्स की एक सटल एक्टिंग थी वो नहीं थी। अब जो क्लाइमैक्स है उसमें मैं ये एक स्पॉइलर दे रहा हूँ आपको कि उसमें पता चलता है कि टॉम हैंक्स को कि उसका एक बच्चा है जो जिस लड़की से प्यार करता है उसके थ्रू है, तो वो जो रिएक्शंस थे वहाँ पे टॉम हैंक्स के वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। और जो सेम चीज़ लाल सिंह चड्ढा में दिखाई गई है वो बिल्कुल ही देखने में आर्टिफिशियल लगती है, और वो डायलॉग को ना बस वो जो डायलॉग उस फॉरेस्ट गंप में थे उसको हिंदी में कर दिया गया है, विच अगेन डजेंट इवन मेक सेंस, वो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे हैं पिक्चर के साथ। तो ओवरऑल पिक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नहीं मैच कर रहा है जो एक्चुअल फिल्म के हिसाब से। मुझे लगता है कि इनको शायद नॉवेल पढ़नी चाहिए थी, उसके बाद फिल्म का 5-6 बार देखनी चाहिए थी, उसके बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी, और शायद कोई और स्क्रिप्ट राइटर भी हायर करना चाहिए था जो एक फिल्म को एक अच्छा वो दे सकता है। क्योंकि अतुल कुलकर्णी बेसिकली एक अच्छे एक्टर तो हैं पर अच्छे स्क्रीन राइटर हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक अच्छी स्क्रीन प्ले लिखे हो, क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखना अगर अपने आप में एक आर्ट है, और आपको पहले बहुत सोचना पड़ता है कि स्क्रीन प्ले में क्या क्या चीज़ें रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हटानी है, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। अब जहाँ तक अतुल कुलकर्णी की बात है तो उन्होंने भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट ट्विटर पे डाले हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता, इस तरह की चीज़ें डाली हैं जो अगेन एग्रीवेट करती हैं उन सब चीज़ों को। करीना कपूर ने भी ऐसे बयान दिए हैं जहाँ पे वो कहती हैं कि अगर कोई हमारी फिल्म नहीं देखना चाहता तो मत देखे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक्टर्स को नहीं बोलनी चाहिए, इतना एरोगेंस के साथ नहीं बोलना चाहिए। अभी जैसे कि अनुराग कश्यप ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि हमारी फिल्म को ही बॉयकॉट करो, हमारी फिल्म को क्यों नहीं बॉयकॉट करते हो, तापसी पन्नू उनके साथ बोलने लग जाती है कि भाई हमारी फिल्म को ही बॉयकॉट करो। उससे कोई लॉजिक नहीं है, आप क्यों सामने वाले को तपा रहे हो अगर वो तप रहे हैं। तो अभी रिसेंटली अर्जुन कपूर का भी ट्रेंडिंग में चल रहा था, जहाँ पे अर्जुन कपूर ने बोला था कि अर्जुन कपूर ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया है बॉलीवुड हंगामा में कि वी वर वेरी डिसेंट विद द ऑडियंस, ऐसा वैसा करके। सो उसको भी लेके एक इशू बन गया है कि मतलब ये चाहते हैं कि ऑडियंस ही चेंज हो जाए, इंडस्ट्री चेंज ना हो। हालांकि उनका वो इंटेंशन नहीं था। मैंने बॉलीवुड हंगामा का पूरा वीडियो देखा जहाँ पर अर्जुन कपूर इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं और इंटरव्यूअर उनके मुंह में बात ठूस रहा है बेसिकली। बेसिकली इंडस्ट्री को चेंज होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पैटर्न्स, कि पैटर्न चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इंडस्ट्री के पैटर्न्स कभी चेंज होते हैं। इंडस्ट्री हमेशा वैसी रहती है, वैसे ही चलती है। जो ऑडियंस को चाहिए वो है एंटरटेनमेंट, और वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप खराब फिल्म बनाओगे तो फिल्म नहीं चलेगी। आपने भले ही 3 साल लगा दिए हो, 4 साल लगा दिए हो पिक्चर बनाने में, आपने कितना भी मेहनत कर ली हो, आप एक महीने कारगिल के मुश्किल से 5 मिनट का सीक्वेंस शूट करने के लिए आप 1 महीने के लिए कारगिल में जाते हो, तो इट डजेंट मैटर। अगर आप 1 साल भी कारगिल में रहो 5 मिनट का सीक्वेंस शूट करने के लिए, अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो नहीं है।
इसमें इसी में आजकल KRK का इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हो रहा है और मुझे लगता है KRK बड़े अच्छे आजकल एनालिसिस करता है। मतलब मैं पहले KRK को फॉलो नहीं करता था, मेरे लिए भी वो एक डफर टाइप का आदमी था, पर जब मैंने बॉम्बे वेलवेट का रिव्यू देखा था KRK का तो मुझे तब क्योंकि मैं अनुराग कश्यप का फैन था तो मुझे वो बहुत ही बेकार का लगा था। पर जब मैंने बॉम्बे वेलवेट देखी तो मुझे पता चला कि KRK जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था और वो सही बातें थी। उसके बाद मैंने KRK के बहुत सारे वीडियोस देखे फिल्म रिव्यूज़ में, जब भी आते हैं कभी मेरे टाइमलाइन पे शो कर देते हैं तो मैं देखता हूँ अक्सर वो सही बात बोलता है। पर वो बात ऐसी है कि क्योंकि हम उसको एक बेवकूफ़ आदमी मानते हैं तो हम उसकी बातों को मानते नहीं है, पर क्योंकि उसके ऊपर कोई डर ही नहीं है, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है इंडस्ट्री के किसी आदमी का, तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो वो सही बातें भी बोल देता है जो नॉर्मली इंसान नहीं बोलता है। तो मैंने देखा कि लाल सिंह चड्ढा का भी जो उसने रिव्यू किया था वो बड़ा ही सही रिव्यू था और उससे 7 दिन पहले भी उसने लाल सिंह चड्ढा को लेके बात बोली थी कि शायद ये पहले दिन 10 करोड़ रुपए ही कमाएगी और उसने उतने ही पैसे कमाए। तो कहीं ना कहीं वो आदमी सही हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है किसी आदमी को अगर हम गलत समझते हैं तो वो हमेशा गलत ही है, सही भी हो सकता है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान को भी सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि उसके जो मेथड्स पहले वर्क कर रहे थे वो अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बहुत मेजर फ्लॉप हुई थी। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का, आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड बिकॉज द फिल्म वाज रियली बैड। नाउ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने पहले दिन 50 से 60 करोड़ का बिजनेस किया था क्योंकि तब लोगों को आमिर के ब्रांड पे बहुत भरोसा था और लोग उसके नाम पे देखने पिक्चर चले जाते थे। बट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने इतना डिमोटिवेट किया कि अब आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। और ऐसा नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा ही अकेली फ्लॉप हुई है। अभी रिसेंटली जितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जयेश भाई जोरदार हो, वर्ल्ड कप 83 हो, पृथ्वीराज चौहान हो, बच्चन पांडे हो, और साथ में जो रक्षाबंधन रिलीज़ हुई है उसके भी रिव्यूज़ ख़राब हैं। रिव्यूज़ जैसे भी हों उसका बॉक्स ऑफिस बहुत ख़राब है। तो ऐसा नहीं है लाल सिंह चड्ढा अकेली पिक्चर है जो फ्लॉप हुई है। लोग अच्छी पिक्चरें बना नहीं रहे हैं, वो वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी तरह से बना रहे हैं। दे आर नॉट रेडी फॉर चेंज एंड बॉलीवुड में एक एरोगेंस आ गया है जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की वजह से मुझे लगता है, जहाँ पे वो लोग बार बार ऐसा मानते हैं कि अगर वो डेटा एनालिटिक्स समझ लेंगे, अगर वो मतलब वो उन्हें लगता है कि वो क्योंकि इतना पढ़ के आए हैं, इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हैं, तो उनको बड़ी नॉलेज है ऑडियंस की, उनको अपना टारगेट ग्रुप पता है, तो वो दे स्टार्ट टॉकिंग इन एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की TG क्या है, ऑडियंस क्या है, हमें ऑडियंस को समझना पड़ेगा, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। सो बिफोर मेकिंग दैट प्रोडक्ट दे हैव टू डू द मार्केट रिसर्च। सो दे डोंट ट्रीट फिल्म एज एन आर्ट thing, they basically treat films as a product that they have to make and market। और उनको लगता है कि जितने अच्छे से उस चीज़ को मार्केट करेंगे, वो अच्छी फिल्म हो चाहे खराब फिल्म हो, वो चली जाती है। इसके अलावा जो OTT ने आके और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ने आके दूसरा बेवकूफ़ी का काम किया, वो ये किया है कि जो बड़े एक्टर्स हैं उनको फिल्म जब वो बनाते हैं तो फिल्म रिलीज से पहले ही वो उनको एक एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट दे देते हैं, जिसमें सैटेलाइट का पैसा होता है, OTT का पैसा होता है, म्यूजिक राइट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड राइट्स होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं कि आदमी को पहले ही पैसा उसका जब रिकवर हो जाता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, अब फ्लॉप हो रही है। तभी अक्षय कुमार बार बार फिल्म कर रहा है। आप तापसी पन्नू का पूरा स्ट्रक्चर उठा के देख लो फिल्मोग्राफी का, सारी फिल्में फ्लॉप हैं उस बंदे की, फिर भी उसको लगातार फिल्में मिल रही हैं, फिर भी राजकुमार हिरानी उसे अपनी पिक्चर में ले रहा है। इतना तो किसी भी इंडस्ट्री में टॉलरेट नहीं किया जाता है कि अगर किसी एक्टर की या किसी भी बंदे की लगातार परफॉर्मेंस जीरो है, उसके बाद भी उसकी फिल्में लगातार उसको मिलती जा रही हैं, लगातार कंटेंट उसको मिलता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आई डोंट नो। पर ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं इस वक्त इंडस्ट्री में जिनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, उसके बाद भी उनको फिल्में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट में लोग ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि उनका ब्रांड वैल्यू है और ब्रांड वैल्यू चलता है और ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग पिक्चर देखने जाते हैं, पर वो पैसा सिर्फ उससे नहीं कमा रहे। अब OTT में जब पिक्चर रिलीज होती है तो वो फ्री होती है, लिटरली लोग उसको फ्री मानते हैं क्योंकि मंथली पैसा देते हैं, तो वो उस पर देख लेते हैं। तो उसके जो ट्रैक्शन लेवल डेवलप होता है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स डेवलप होता है, उसके बेसिस पे मान लेते हैं कि पिक्चर चल गई और पिक्चर चलो हमें मिल गई उस करके। हालांकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि कई प्रोड्यूसर्स को फिल्म डायरेक्टर्स ने, फिल्म जो कॉर्पोरेट के OTT सेटअप्स हैं, इन्होंने ऐसा बोला है कि आप अपनी फिल्म को पहले रिलीज़ करिए। अभी जोगीरा सारारा एक फिल्म है जो कुशाल नंदी ने बनाई है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नेहा शर्मा है उसमें, और ये पिक्चर शायद OTT पे जाने वाली थी, पर अब उन्होंने अनाउंस किया है कि दे लव सिनेमा सो मच दैट दे वांट टू रिलीज देयर फिल्म ऑन थिएटर्स, इन थिएटर्स बेसिकली। सो मुझे नहीं लगता है कि ये जो इन थिएटर वाला फंडा है ये एक्चुअली कोई करना चाहता है, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की वाला सीन होता है एक्चुअली। तो अगर आप पिक्चर को सीधे OTT पे बेच देते हो तो आपको तुरंत पैसा मिल जाता है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द मनी टू कम इन। तो वो एक्चुअली अच्छा प्रोसेस रहता है किसी भी फिल्म मेकर के लिए कि पिक्चर तुरंत बेच दो, पैसा आ जाएगा। पर जब आप थिएटर में रिलीज़ की आजकल के ज़माने में बात करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी पिक्चर को कोई खरीद नहीं रहा है और आप थिएटर में जाते हो, चूँकि आपको OTT वाले कह रहे हैं कि पहले फिल्म को रिलीज़ करो, उसकी जब हम वैल्यू
वैल्यू देखेंगे तब हम खरीदेंगे। तो नॉर्मली आप क्या सोचते हो कि अगर आपके पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आपके पास बड़े एक्टर है, तो आप फिल्म को जाके सीधे बेच दोगे और OTT वाले खरीद लेंगे। तो पहले खरीद भी लेते थे, जिसकी वजह से वो एक्टर जिनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं उनकी पिक्चरें भी बिक जाती थी। पर अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। और अभी तो लाइनअप है बड़ी बड़ी फिल्मों का, पठान, जवान, वॉर, टाइगर और बहुत सारी फिल्में ऐसी लगी हुई हैं जो लगातार रिलीज़ होने वाली हैं। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, अगर पठान और जवान फ्लॉप हो गई, तो शाहरुख खान का भी एंड हो जाएगा। और शाहरुख खान अभी उस एज में है जिस एज में अमिताभ बच्चन मोहब्बतें कर रहा था, मतलब उसका करियर लिटरली खत्म हो चुका था अमिताभ बच्चन का। और आज शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान लगातार फिल्में करते जा रहे हैं और यंगस्टर्स की भूमिका निभा रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा में भी ऐसी है, करीना कपूर जो कि अब आंटी लगती है, उससे वो टीनेजर का रोल करा रहे हैं। मतलब कुछ तो डिफरेंस रखो यार। आमिर खान उस तरह के रोल कर रहे हैं, लगातार CG का इस्तेमाल करके आप शाहरुख खान को यंग दिखाने की कोशिश करते हो, CG का इस्तेमाल करके आप आमिर खान को यंग दिखाने की कोशिश करते हो। तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क anymore in the film industry. I personally believe that. So in the end मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि बॉयकॉट की वजह से फिल्म फ्लॉप हुई है, क्योंकि वो सिर्फ एक बहाना हो सकता है कि बॉयकॉट की वजह से मेरी फिल्म चली नहीं। सच्चाई तो ये है, पिक्चर अच्छी नहीं है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं चली। अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी, आप कितना बॉयकॉट कर लो उस पिक्चर को, कुछ कर लो, पिक्चर चलेगी। कश्मीर फाइल्स को भी इन लोगों ने इतना बॉयकॉट करने की कोशिश करी, लिबरल्स ने, लेफ्टिस्ट ने, बॉलीवुड के लोगों ने खुद उसको रोकने की कोशिश करी, सब कुछ मतलब स्टेटमेंट्स आए हर तरीके के। कंट्रीज़ ने, दूसरी कंट्रीज़ ने उस पर बैन लगाने की कोशिश करी। इंडिया में कई थिएटर्स से पिक्चर निकाल दी गई, उसके बाद भी वो पिक्चर 250-300 करोड़ का बिजनेस करती है। तो अगर पिक्चर अच्छी है, लोग देखना चाहते हैं, तो पिक्चर चलेगी। अब आप उसको ट्रेंड नहीं मान सकते। बेसिक ट्रेंड हमेशा यही होता है कि पिक्चर अच्छी है तो चलेगी, पिक्चर अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी। दैट इज ऑल। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय बाय।